तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जैसा कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, और उस प्रकाश के प्रवर्तन में हम दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, और दर्पण के उपयोग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, फिर पढ़ेंगे अवतल दर्पण, फिर बाद में लिखवाएंगे हम समतल दर्पण। इनके उपयोग क्या क्या हैं उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। वीडियो दिखाने से पहले ही मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि आपको ये जो मैं बताऊंगा जिस तरीके से, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए आप समय निकाल के पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर क्या है दोस्तों, पहला क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हम पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होते हैं वो सारे के सारे सीधे, छोटे और आभासी होते हैं। ये पढ़े हुए थे। सारे के सारे कैसे प्रतिबिंब होते हैं, सीधे, छोटे और आभासी। सीधे, छोटे और आभासी। तो अब एक बात निकल के आती है दोस्तों कि सीधा, छोटा और आभासी है, तो इसका उपयोग हम कहां करेंगे। तो देखो, गाड़ियों के साइड मिरर यानी कि पश्च दर्शक के रूप में या पश्चदर्शी के रूप में, दर्शी लिखना चाहिए यहां पर, पश्चदर्शी के रूप में। ठीक है दोस्तों, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में या पश्चदर्शी के रूप में या पश्च दर्पण के रूप में। दोस्तों होता क्या है कि अगर हमारे पास उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण क्या करता है, हर एक वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। तो अगर हम ध्यान दें कि उत्तल दर्पण रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण रखे हुए हैं, तो उत्तल दर्पण अगर गाड़ियों के साइड मिरर में लगाते हैं तो वो बहुत दूर की चीजों को केंद्रित करेगा, बहुत दूर की चीजों को छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के उस दर्पण में क्या करेगा, चित्रित करेगा। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि वो जो गोलीय दर्पण में, जिसमें उत्तल दर्पण है और जिस दर्पण का प्रयोग हम गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, वह दर्पण क्या करेगा, बहुत दूर की चीजों का छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की दृष्टि क्षेत्र जो होती है वो बड़ी होती है। यानी कि उस दर्पण का, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। विजन रेंज जो होता है ना, विजन रेंज, दृष्टि परास, वो होता है ज्यादा। और चूंकि ज्यादा है तो हर एक बड़ी बड़ी चीजों का छोटा छोटा प्रतिबिंब करके दर्पण में बनाएगा। तो जो गाड़ी है, अगर मान लीजिए कि अपने पास गाड़ी है और इस गाड़ी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये गाड़ी है और इस गाड़ी पर हम अगर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये गाड़ी का हैंडल वगैरह है और ये जुड़ा हुआ है हैंडल, और इसमें आपको मिरर है, इसमें आपको मिरर है। तो इस मिरर में क्या होगा दोस्तों, इस मिरर में आपको ये होगा, इस मिरर में ये होगा कि इधर पीछे की सारी चीजों का प्रतिबिंब छोटा छोटा करके इस दर्पण में दिखाई देगा और इस दर्पण में भी दिखाई देगा। तो इसलिए हम लोग गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मोटरसाइकिल में ही, 4 चक्के जो होते हैं ना, मोटर कार, उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट उपयोग क्या है दोस्तों, नेक्स्ट उपयोग है एटीएम के रूप में। एटीएम में, तो एटीएम में क्या होता है, जब भी कभी आप एटीएम मशीन पर गए होंगे तो एटीएम मशीन में देखे होंगे कि यहाँ पर कार्ड लगाने वाला होता है और यहाँ पर एक छोटा सा गोला सा स्टील के कलर का क्या होता है, स्टील के रंग का वहां पर उभड़ा हुआ चित्र होता है और उभड़ा हुआ सरफेस होता है। उसमें हम देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है और हमारे पीछे जो भी व्यक्ति हैं उसका भी प्रतिबिंब वहां पर दिखाई देता है। ये दरअसल ये जो चीज होता है ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये मॉनिटर होता है और यहाँ पर कीबोर्ड होता है जिसमें हम पिन वगैरह एंटर करते हैं और यहाँ पर ये दर्पण होता है, दिखाई देता है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो चूंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है उत्तल दर्पण का, इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, एटीएम मशीन में भी करते हैं, प्लेटफॉर्म में भी इसका उपयोग करते हैं। प्लेटफॉर्म में कहाँ पर करते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर भी बड़े से क्षेत्र को कवर करने के लिए, बड़े से क्षेत्र को दिखाने के लिए हम प्लेटफॉर्म पर किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसमें एक उत्तल दर्पण लगा होता है और उस उत्तल दर्पण में पूरे प्लेटफॉर्म की चीजों का छोटा छोटा करके प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला है स्ट्रीट लाइट में और अपसारी दर्पण के रूप में। स्ट्रीट लाइट और अपसारी दर्पण को समझने से पहले हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर हम पढ़े हुए हैं, ये एक पॉइंट पढ़े हुए हैं कि जब कोई प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलती है और विभिन्न दिशा में फैलती है तो इस किरणों के समूह के पुंज को यहाँ पर हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं,
अपसारी किरण पुंज। और जब विभिन्न दिशा से प्रकाश आती है और एक बिंदु पर मिलती है तो इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ये ध्यान रखेंगे। हमारे साथ क्या होता है कि अगर ये अपने पास उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये रहा फोकस, और इस उत्तल दर्पण में जब भी इसके समांतर हम कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है ना, इस दिशा में फैल जाती है। क्या होती है? अगर गौर से देखें तो ये किरण इस दिशा में फैल जाती है, ये किरण इस दिशा में फैल जाती है। तो जब ये किरण इस दिशा में फैल जाती है दोस्तों, तो ध्यान देना, जब ये किरण इस दिशा में फैल जाती है दोस्तों, तो इन किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाएं, इन किरणों को पीछे बढ़ाएं, इन किरणों को पीछे बढ़ाएं और इन किरणों को भी पीछे बढ़ाएं, तो आप क्या देखेंगे? आप ऐसा देखेंगे इसमें, आप इसमें ऐसा ये देखेंगे, ये देखो, ये प्रकाश की किरण जा रही थी, ये प्रधान अक्ष है, ये जा रही थी प्रकाश की किरण, और परावर्तन के बाद क्या हो गई है? इस दिशा में निकल रही है, निकल रही है, इस दिशा में निकल रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किरण इस दिशा में निकल रही है परावर्तन के बाद। अब अगर हम इन किरणों को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे पीछे, ऐसे पीछे, ऐसे पीछे और ऐसे पीछे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रही है और विभिन्न दिशा में फैल रही है। तो यही चीज तो हो रहा है यहाँ पर कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रही है और विभिन्न दिशा में फैल रही है। तो जो बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशा में फैले, तो इस किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और चूंकि यह ऐसी घटना किसके कारण हुआ? उत्तल दर्पण के कारण हुआ, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट का प्रकाश अगर कम भी रहे तो स्ट्रीट में अगर उजाला फैलाना है तो उजाले को फैलाने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा? स्ट्रीट लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं? तो आप समझ चुके कि चूंकि यह प्रकाश को क्या कर रहा है? विभिन्न दिशा में फैला रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग, सॉरी अवतल दर्पण के उपयोग। आप तो इसे अच्छी तरह समझ लिए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख चुके हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। ये प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष के समांतर हम क्या पढ़े हुए हैं? हम ये पढ़े हुए हैं कि ये प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु स्रोत से निकलती है और विभिन्न दिशा में फैलती है तो इस किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ पर बात निकल के आती है कि ये अपना एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण में यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, और इस उत्तल दर्पण ये है इसका मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद ये वापस इस पथ पे लौट जाती है। ठीक है, और ये परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाती है, और ये परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाती है, और ये परावर्तन के बाद ऐसे लौट जाती है। अब ये जो लौटने वाली किरणें हैं ना, इन किरणों को अगर वापस से हम पीछे बढ़ाते हैं, इन किरणों को हम वापस से पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ मिलेंगी? ये फोकस पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। और जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है फोकस पर, तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रही है और विभिन्न दिशा में फैल रही है। तो विभिन्न दिशा में जब प्रकाश फैल रही है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अपसारी का प्रयोग करते हैं। और अपसारी, चूंकि यह दर्पण है इसलिए हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को ही हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और चूंकि हमें गलियों में, स्ट्रीट का मतलब गली होता है, तो गली में हमें प्रकाश की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए गलियों में उजियारी के लिए या उजाले के लिए हम अगर इस दर्पण का उपयोग करते हैं तो यह दर्पण प्रकाश को फैलाएगा, इसलिए स्ट्रीट लाइट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। आइए इसमें आते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग जो है ये बहुत ही सिंपल है, समझेंगे, समझते चलेंगे। देखिए क्या है अवतल दर्पण के उपयोग। नंबर पहला है दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनते हैं वह प्रतिबिंब सीधे भी बनते हैं, उल्टे भी बनते हैं, बराबर भी बनते हैं, अच्छा आभासी भी बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं। आप अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वह प्रतिबिंब होता है सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है,
अच्छा, वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वहीं पर। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या है कि दंत चिकित्सक जो है वो दांतों चिकित्सक के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, अगर आप कभी देखे होंगे इधर दांत का प्रतिबिंब दांत को दिखाने गए होंगे, तो वो क्या करता है, एक चम्मच के समान ऐसे रहता है और इसमें ऐसे करके रहता है, और इसमें होता है दर्पण। इसमें क्या होता है, दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये दर्पण होता है, और ये इसका प्रयोग करके वह क्या करते हैं, ऐसे गले में लगा के, मुंह में लगा के, और देखते हैं, उसका प्रतिबिंब देखते हैं। क्या देखते हैं, दांतों का सड़न जो ऐसे है नॉर्मल, वो तो दिखाई दे देगा, लेकिन जो अंदर की तरफ है इधर इधर, उसको देखने के लिए वो क्या करते हैं, ये जो आपके पास चम्मच की तरह है, उसको दांतों के बीच में लगाते हैं और उसका देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, और वहां पर वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होता है। अब कभी कभी आप देखे भी होंगे कि उसको बाहर निकालते हैं और साफ करते हैं और फिर देखते हैं। इसका मतलब ये है ना कि मुंह में जो भाप निकलता है वह भाप उस दर्पण पे आ जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब साफ नहीं होता है। तो फिर उसको हटाया जाता है भाप को, फिर अंदर डाला जाता है, फिर देखा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अगला है दोस्तों गाड़ियों के हेडलाइट या अग्रदीप के रूप में। अब गाड़ियों के हेडलाइट या अग्रदीप के रूप में इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक ही रीजन है, उस रीजन को हम समझा दे रहे हैं और आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम देखें कि विभिन्न दिशा से प्रकाश आकर जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ध्यान देना। अच्छा, अब ये रहा अपने पास अवतल दर्पण, ये रहा अपने पास क्या, अवतल दर्पण। ध्यान देना, और इस अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी को समझाते हैं। समझ लीजिए अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी, हम ये पढ़े हुए हैं अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी में, ये रहा पोल। ठीक है, हम ये पढ़े हुए हैं कि अवतल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये रहा अपने पास सी, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सरल रेखा क्या होती है अपनी, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सरल रेखा होती है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो सवाल आता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण हम अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो वह परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है। आप जानते हैं इसके बारे में, परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु से गुजरती है। ध्यान देना, परावर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु से गुजरती है। यहां से भी भेजेंगे प्रकाश की किरण को, तो ये भी क्या होगी, एक बिंदु से गुजरेगी। यहां से भी अगर हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे, यहां से भी प्रकाश की किरण को भेजेंगे, यहां से भी भेजेंगे हम प्रकाश की किरण को, तो ये क्या करेगी, एक बिंदु से गुजरेगी, एक बिंदु से गुजरेगी। तो आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्रकाश जो है, आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश यहाँ से जा रही है और विभिन्न दिशा से प्रकाश आकर ये क्या कर रही है, एक बिंदु पे मिल रही है। तो जब प्रकाश विभिन्न दिशा से आकर एक बिंदु पर मिले, जब प्रकाश विभिन्न दिशा से आकर ये प्रकाश जा रही है और एक बिंदु पर मिल रही है, और जब प्रकाश विभिन्न दिशा से आकर एक बिंदु पर मिले, तो हम उस प्रकाश को कहते हैं, उस प्रकाश के समूह को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज, चूंकि यह दर्पण में घटना हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। और चूंकि यह अभिसारी दर्पण है जो क्या कर रहा है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए यहां पर तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसका उपयोग किस लिए करते हैं, अभिसारी दर्पण के रूप में। और किस लिए करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में। अब हेडलाइट मतलब अग्रदीप होता है, जो अग्रदीप होता है ना, उस अग्रदीप में हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि यह क्या करे, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करे। और प्रकाश को जब एक जगह इकट्ठा करे तो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या मिलती है, सहूलियत मिलती है या लाभ मिलती है। तो इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में, अग्रदीप के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब ये आपके दिमाग में होगा कि हेडलाइट कौन सा होता है। आप समझते होंगे कि अगर ये अपने पास गाड़ी है, आप समझते होंगे कि अगर ये अपने पास गाड़ी है, अगर ये अपने पास गाड़ी है, तो आप ये समझ रहे होंगे आप ये समझ रहे होंगे इसमें कि हेडलाइट जो हुआ वो आपको समझ में आता है कि ये होता है, ये आप ये समझते होंगे, आप ये समझते होंगे कि जो हेडलाइट हुआ
ये जैसे ये लाइट है, तो आपको समझ में आता है कि हेडलाइट ये है, ये है। नहीं दोस्तों, वो हेडलाइट नहीं है, ये हेडलाइट नहीं है। आपको समझाते हैं, देखिए अगर वो गाड़ी है तो इस गाड़ी का अगर ये लाइट है, इस लाइट है, तो ये सामने वाला कांच होता है, कांच, ठीक है। वह या तो शीशा होता है या तो प्लास्टिक का आता है सब, ठीक है। अब देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है बल्ब, ठीक है, और बल्ब में आपको चांदी का लेप चढ़ाया हुआ, चांदी का लेप चढ़ाया हुआ अंदर की तरफ एक सतह मिलती है। यहाँ पर ये बल्ब है, ये बल्ब है, और ये बल्ब क्या करती है, ये प्रकाश जलेगी, और ये जो एक परत बना हुआ है, यह परत क्या करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यही परत जो होता है, यही परत होता है अवतल के आकार का, यही अवतल दर्पण के आकार का होता है। कारण क्या है कि जो भी प्रकाश यहाँ से निकलेगा ना, इसको एक बिंदु पे इकट्ठा करेगा, यहाँ से निकलेगा ना एक बिंदु पे इकट्ठा करेगा, जो सीधा जाएगा वो सीधा जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि प्रकाश विभिन्न दिशा से निकलकर एक बिंदु पे इकट्ठा होगा। इससे क्या होगा, प्रकाश विभिन्न दिशा से निकलकर एक बिंदु पे इकट्ठा होगा। इसलिए गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं, अग्रदीप, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सामने वाला, ये वाला हमारा अग्रदीप नहीं है, ये वाला अग्रदीप नहीं है, अग्रदीप है हमारा ये वाला, ये वाला। तो अग्रदीप तो हमारा साइड, वो तो हमारा हो गया अग्रदीप में। अब अग्रदीप में हम उसके सामने वाला जो लाइट होता है उसको अग्रदीप कहते हैं, तो सामने हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ये जो यहाँ पर दर्पण है, इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक उसी प्रकार सर्च लाइट में भी होता है। सर्च लाइट देखे होंगे कि फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में सिर के ऊपर क्या होता है, सिर के ऊपर जो है टॉर्च लगा के चलते हैं सब, और टॉर्च लगा के चलते हैं सब, और टॉर्च से प्रकाश निकलता है। तो वो क्या करता है, वो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है तो प्रकाश जो विभिन्न दिशा से एक जगह इकट्ठा करे, अभिसारी किरण पुंज। इसलिए सर्च लाइट में भी हम किसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। अगला है सोलर कुकर। सोलर कुकर कैसा कुकर होता है, यह एक ऐसा कुकर होता है जो सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करके ऊष्मा प्रदान करता है, और उस ऊष्मा से हम चावल या फिर दाल ये सब बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उस कुकर में हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जो सूर्य का प्रकाश को अधिकतर मात्रा में क्या करता हो, इकट्ठा करता हो। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वह अवतल दर्पण क्या करता है, विभिन्न दिशाओं से सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, उन किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, और उसके इकट्ठा करने का फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, उसके इकट्ठा करने के पश्चात ही क्या होता है कि उसमें, उस सोलर कुकर में हमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिलती है और भोजन जल्दी से पक जाता है। तो यहाँ पर सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब है सौर भट्टियों में। तो सौर भट्टियों में दोस्तों याद रखेंगे कि सौर भट्टी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन जो होती हैं, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक जगह क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो ये सारे उपयोग हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम अगली बार अच्छे से प्रयास करें और आपको अपने इस चैनल पर हम वो आनंद दे सकें जो दूसरों को भी आनंद दूसरे के चैनल पर मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।